नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए आज शुरू करते हैं एक नया एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित ही। उपेंद्र नाथ अश्क का अपनों ने एक एकांकी पढ़ा है, कौन सा? साहब को जुकाम है। और आज अपन उनका दूसरा एकांकी शुरू करने जा रहे हैं। किस एकांकीकार का? उपेंद्र नाथ अश्क का। अश्क जी एक उत्कृष्ट एकांकीकार थे और इनके द्वारा रचित एक और एकांकी नया पुराना, ये एकांकी आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज बता देती हूँ कि ये आदर्श और यथार्थ को लेकर रचा गया एकांकी है। सामान्यतः यदि अपन इसके पात्रों की बात करें तो देखिए, एक पात्र तो है देवचंद। और देवचंद का मित्र है रविदत्त। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि देवचंद और रविदत्त दोनों मित्र है, परंतु मोहल्ले में या अन्य कहीं भी जगह इनको कोई मित्र नहीं मानता, दोनों को भाई मानता है। अर्थात ये दोनों इतने ज्यादा प्रेम से रहते हैं, इतने ज्यादा सहयोग से साथ में रहते हैं। यहाँ पर यदि इन दोनों की पत्नियों की बात करें तो देवचंद की पत्नी प्रतिमा भी इस एकांकी में पात्र के रूप में आती है और रविदत्त की पत्नी भाभी के नाम से आती है। इसका कोई नाम इस एकांकी में नहीं आता। तो देवचंद प्रतिमा दोनों पति पत्नी भी पात्र है, रविदत्त और उसकी पत्नी भी इसमें पात्र है। ये चार इसके पात्र है। और इसके अलावा एक अन्य पात्र आता है लिली की माँ। लिली कोई लड़की का नाम है जिसकी माँ भी इसमें पात्र के रूप में आती है। और इसके साथ साथ एक अचल बैठे रहने वाला व्यक्ति है, अचल बैठा रहने वाला व्यक्ति, ये भी इसमें पात्र है। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे एकांकी में अचल बैठा रहेगा, यानी शांत, बिल्कुल बिना हिले डुले बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, परंतु अंत में जाकर अपनी प्रतिक्रिया देगा। एक ये है। और इसके साथ साथ एक गजेंद्र नाम का पात्र भी यहाँ पर रहता है। तो ये इसकी एकांकी के प्रमुख पात्र है। एकांकी के समय की यदि बात करें तो सुबह एकांकी शुरू होता है और लगभग 6:30 बजे एकांकी की शुरुआत होती है। ठीक है। स्थान की यदि बात करें तो देवचंद के मकान का एक कमरा है जिसमें एकांकी की शुरुआत होती है। देवचंद के मकान का कमरा। ठीक है। यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? एकांकी पढ़ रहे हैं। और एकांकी के लिए शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जब अपनों ने एकांकी पढ़ने शुरू किए थे उस समय भी बताया था कि एकांकियों में संकलन त्रय का पालन किया जाता है। संकलन त्रय अर्थात 3 चीजों का संकलन इसमें आवश्यक माना जाता है। कौन सा? एक स्थान, एक समय और इसी के साथ साथ एक घटना। कोई भी एकांकी एक घटना को लेकर एक स्थान पर एक समय में ही दर्शाया जाता है। तो स्थान तो देवचंद के मकान का कमरा रहेगा, वही अंत तक रहेगा, यहीं पर एकांकी दर्शाया जाएगा, लोग यहीं पर आएंगे और यहीं से ही जाएंगे। सुबह 6:30 बजे एकांकी शुरू होगा और 2-4 घंटे में एकांकी समाप्त हो जाएगा। और घटना मैंने एकांकी के प्रारंभ में ही बता दी आपको कि आदर्श एवं यथार्थ को लेकर ये घटना क्रम या ये एकांकी चित्रित किया गया है। पात्रों को की भी अपनों ने यहाँ पर बात कर ली है। अब अपन एकांकी को शुरू करते हैं। एकांकी के प्रारंभ में देवचंद का कमरा चित्रित किया गया है। और हर एकांकी की शुरुआत में मैं आपको बताती हूं कि जिस प्रकार से एकांकीकार एक पूरा का पूरा चित्र बनाकर हमें देता है, उसी प्रकार से हमें उसको रंगमंच पर प्रदर्शित करना होता है। जिस प्रकार से अपनों ने साहब को जुकाम है एकांकी के लिए देखा, तो उसमें जो धीरेन्द्र दत्त है उनके बंगले का एक बड़ा सा बरामदा लिया गया था और उसमें किस किस प्रकार की चीजें थी, किस किस प्रकार की चीजों, पर्दों, वस्तुओं को दर्शाया
दर्शाया गया था, उन सभी चीजों को अपने को रंगमंच पर प्रदर्शित करना है। क्यों करना है? क्योंकि एकांकी जो होते हैं ना, वो अभिनयात्मक होते हैं, उनका अभिनय किया जा सकता है। तो इसलिए एकांकीकार भी इस चीज का ध्यान रखता है, वो पूरी की पूरी साज सज्जा का विस्तृत वर्णन कर देता है। यहाँ पर यदि अपन बात करें उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नया पुराना एकांकी की, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये एक कमरा है। किसका कमरा है? देवचंद के मकान का एक कमरा है। ठीक है, यहां पर अपन यहां लिख देते हैं, देवचंद के मकान का कमरा। इसमें एकांकी दर्शाया जाना है। अब इसमें यदि अपन बात करें तो देखिए, इस एकांकी में इस कमरे के 2 दरवाजे हैं। एक बाईं तरफ, मान लीजिए ये बायां भाग है, और एक ये दायां भाग है। ठीक है, बाईं तरफ और दाईं तरफ 2 दरवाजे हैं। दाईं तरफ जो दरवाजा है वो तो बाहर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाएगा, और दाईं तरफ जो दरवाजा है वो एक कोने से कोठरी में जाएगा, कोठरी में जाएगा। अर्थात यहां पर ये जो दरवाजा है ये किस में है? ये अंदर की कोठरी में इस प्रकार से है। ठीक है, यहां पर अपने को रहना है। इसमें दीवारों पर, या फिर यूं कहें कि सामने की जो दीवार है उसमें खिड़कियां हैं, और खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं। पर्दे भी पड़े हुए हैं, पर्दे भी लगे हुए हैं एक खिड़कियों पर। और पर्दे किस कलर के हैं? तो गहरे मूंगिया कलर के पर्दे हैं, मूंगिया कलर के। ठीक है, और गहरा मूंगिया कलर की उपमा लेखक देता है कि प्रातःकालीन जो धुंधलका होता है, धुंधलका यानी प्रातः काल का जब समय होता है तो उसमें बिल्कुल साफ नहीं होता, वो सूर्योदय के बाद स्पष्ट वातावरण दिखाई देता है, हल्का धुंधलका सा दिखाई देता है, जो एक प्रकार से हल्की नीली स्याही होती है ना, उस प्रकार सा स्याह सा वो दिखाई देता रहता है। तो इसलिए इस प्रकार से स्याह रंग के से पर्दे लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें एक अलमारी तो ऐसी है कि जिसका एक पट खुला है, एक पट खुला हुआ है। ठीक है, एक पट खुला हुआ है, तो इस मान लीजिए कि ये पट खुला हुआ है, तो यहां से अंदर जो कपड़े तह किए हुए हैं, कपड़े तह किए हुए, तह का मतलब होता है समेटे हुए, तो कपड़े तह किए हुए हैं वो स्पष्टतः दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और जो दूसरी अलमारी है, एक और अलमारी है इसमें, इस अलमारी पर ताला लगा हुआ है। अब ये पता नहीं है कि क्या है। यहां पर एक जगह है वो अंगीठी पड़ी हुई है, अंगीठी सामान्यतः वो होती है जिसे अपन एक छोटा चूल्हा बोलते हैं, तो अंगीठी पड़ी हुई है। और लेखक इस प्रकार से चित्रण करता है कि अंगीठी के पास, देखिए अंगीठी के पास इस प्रकार से विभिन्न लकड़ियां होती है, मान लीजिए कि ये माचिस की डिब्बियां है, तो ये चीजें हैं वो सारी की सारी अव्यवस्थित ढंग से पड़ी हुई है, अव्यवस्थित ढंग से पड़ी हुई है। अर्थात इसमें कमरे में कहीं भी व्यवस्थित कुछ भी नहीं है, यहां तक कि कपड़े भी अव्यवस्थित है, और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो नीचे भी पड़े हुए हैं, इस प्रकार से अव्यवस्थित ढंग से, इस प्रकार से बेढंगा सा इस एकांकी को दर्शाया गया है। ठीक है, इस एकांकी में, इस कमरे में एक तिपाई है। ठीक है,
और तिपाई के दाएं भाग पर देवचंद बैठा हुआ है। देवचंद बैठा हुआ है जो अत्यंत परेशान लग रहा है, बहुत ही परेशान लग रहा है। और इस पर एक आराम कुर्सी है, इसी कमरे में एक आराम कुर्सी है। आराम कुर्सी अपन जानते ही हैं, जिसको अपन पीछे ले जाकर या आगे लाकर आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। उस आराम से वह अचल व्यक्ति बैठा हुआ है, अचल व्यक्ति बैठा हुआ है और ये अंत तक बैठा ही रहेगा और अंत में जाकर अपनी प्रतिक्रिया देगा। तो इस प्रकार से ये एकांकी का प्रारंभिक दृश्य है। यदि आप एकांकी का प्रदर्शन करना चाहते हो, पहले तो आप यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है बच्चा। और दूसरी बात, यदि इस एकांकी का कोई भी प्रदर्शन करना चाहे, अभिनय करना चाहे, तो इस प्रकार का वातावरण अपने को चाहिए। ये कोठरी भी नहीं मिले तो कम से कम ये कमरा होना चाहिए और कमरे में अंगीठी होनी चाहिए, 2 अलमारियां होनी चाहिए, खिड़कियां होनी चाहिए, खिड़कियों पर शाह रंग के पर्दे होने चाहिए, एक तिपाई होनी चाहिए, एक आराम कुर्सी होनी चाहिए, 2 दरवाजे होने चाहिए। इतना तो अपने को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं हटा देती हूँ, ये प्रारंभिक दृश्य है। ठीक है, और इस कमरे में अब अपनों ने देखा कि कौन कौन है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि इस कमरे में 2 ही लोग हैं। और 2 कौन कौन? एक तो आराम कुर्सी पर बैठा हुआ ये कमरा, और इसमें एक तो तिपाई जिसे बोलते हैं, जिसके 3 पाए हों। सामान्यतः अपन 4 पाई आदि रखते हैं, परंतु यहां पर तिपाई बोला गया है जिस पर देवचंद बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देवचंद है वो बैठा हुआ है, यहां पर देवचंद बैठा हुआ है। एक आराम कुर्सी है, और इस पर भी कौन बैठा हुआ है? इस पर भी ये जो अचल व्यक्ति है, अचल का मतलब वो कोई हरकत नहीं कर रहा है, बस इतनी सी बात है। अचल व्यक्ति बैठा हुआ है, और यहां पर एक व्यक्ति और आता है जो नहा धोकर आया है, और उसका नाम है रविदत्त। ठीक है, देवचंद को देखने से यूं लगता है कि ये परेशान बैठा हुआ है, और उसकी जैसी परेशानी में जैसे उसके कपड़े हैं अस्त व्यस्त सा है, वैसे लग रहा है कि इसने अभी तक स्नान नहीं किया है। अब स्नान नहीं किया, ये बात ही एकांकीकार ने क्यों बताई है? इसलिए बताई है क्योंकि ये एक अध्यापक है। सामान्यतः इसी की स्कूल है तो अपन इसको मान सकते हैं ये प्रधानाध्यापक है। ठीक है, इसकी स्वयं की स्कूल है तो ये प्रधानाध्यापक या अध्यापक है। और रविदत्त इसका मित्र है जो एक दुकान कर रहा है, इसकी स्वयं की एक दुकान है। ठीक है, ये नहा धोकर तैयार होकर आ गया है, बस इसने बाल नहीं बनाए तो इसने बाल बनाने के लिए एक हाथ में तो शीशा ले रखा है और दूसरे हाथ में कंघी ले रखी है। कंघा लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, कंघा ले रखा है। ठीक है, अब जैसे किसी के हाथ में आप एक हाथ में शीशा और एक हाथ में कंघा देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये बाल बनाने की तैयारी कर रहा है, परंतु ये अभी तक नहाया भी नहीं है। जैसे जबकि इसको भी स्कूल में जाना है, इसको अपनी दुकान पर जाना है। ठीक है, अब इन दोनों में बातें शुरू होती है। बातें रविदत्त के कथन से होती है और रविदत्त यूं कहता है, मैं कहता हूं दबा जाओ। इस छोटे से वाक्य से एकांकी का प्रारंभ होता है। अब अपन एकांकी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक अपनों ने इसकी रूपरेखा देखी थी सिर्फ। ठीक है, तो यहां पर रविदत्त किसको कह रहा है? देवचंद को कह रहा है। देवचंद को क्या कह रहा है? मैं कहता हूं दबा जाओ। ये एकांकी का पहला वाक्य है। ठीक है, अब वो कहता है कि मैं कहता हूं दबा जाओ, ऐसे अवसर बार बार नहीं आने वाले, तो इसलिए तुम दबा जाओ। तो देवचंद है वो क्रोध में
और कहता है रवि। तो रविदत्त कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या गलत कह दिया मैंने? तुम मूर्ख हो जो 50-60 हजार रुपए के गहने और वापस लौटाने की बात कर रहे हो। 50-60 हजार रुपए की, और ये उस समय का समय है जिस समय पैसे की वैल्यू बहुत अधिक थी। और 50-60 हजार रुपए में रविदत्त एक बार तो यूं बताएगा कि तुम ऐसे 10 स्कूल 50-60 हजार में चला सकते हो, तब आप मान सकते हो कि ये कौन सा समय होगा। आजकल तो 50-60 हजार रुपए में कुछ नहीं होता, स्कूल बनाना तो दूर, कमरा नहीं बनता। परंतु शायद ये बहुत पहले का एकांकी है। और यदि अष्ट जी की बात करें तो 1910 में इनका जन्म हुआ था, तो अपन मान सकते हैं कि 20वीं शताब्दी की ये बात हो रही होगी। उस समय रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, और 50-60 हजार रुपए में अगर 10 भी नहीं तो 2-4 यदि स्कूल बन सकते हैं, तो इसका मतलब अपन जान सकते हैं कि 50-60 हजार रुपए उस टाइम कितना होता होगा। हाँ, तो यहां पर रविदत्त क्या कहता है कि मैं कहता हूं दबा जाओ, ऐसे अवसर बार बार नहीं आने वाले। तुम मूर्ख हो जो 50-60 हजार रुपए के गहने वापस लौटाने की सोच रहे हो। तो देवचंद यूं कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। रवि को क्रोध से कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? अरे वो किसी की अमानत है। अब अमानत क्या होती है? जो हम पर विश्वास करके हमारे पास कोई अपनी चीज छोड़ जाता है, जो हमारी नहीं होती उसकी होती है, तो वो उसकी हमारे पास क्या होती है? अमानत होती है। तो देवचंद यूं कहता है कि वो अमानत है। रविदत्त कहता है क्या हुआ, अमानत है तो। अब यहाँ पर इसको मैं एक बार हटा रही हूं, और अपन सिर्फ और सिर्फ अब इस एकांकी में किसको लेकर चलेंगे? रविदत्त और देवचंद को। ठीक है, अचल व्यक्ति को एक बार बैठे रहने दो। क्यों? क्योंकि वो कोई भी हरकत यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कौन है? देवचंद है, देवचंद, और इसके साथ साथ कौन है? रविदत्त है। रविदत्त बाल बनाते हुए बात कर रहा है, ये बैठा है, ये बहुत परेशान है। रविदत्त इसे क्या कह रहा है? रविदत्त कह रहा है कि कोई मतलब नहीं है, मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो, 50-60 हजार रुपए की गहने तुम वापस लौटाने की सोच रहे हो। तब ये कहता है कि नहीं, ये तो उसकी अमानत है, किसी की अमानत है। तो ये कहता है कि फिर क्या हुआ, अब तो तुम्हारे कब्जे में है ना। और जब तुम्हारे कब्जे में, और अच्छी बात यह है कि कोई रसीद नहीं है, कोई पर्चा नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कहां चिंता करने की बात है? दबा जाओ, अपने काम में लो। तब ये यूं कहता है कि मैंने इतनी दिनों से जो दयानतदारी की थी उसका क्या? ये तो धोखा है। तब रविदत्त कहता है कि धोखा कौन नहीं करता आज के टाइम में, सब करते हैं। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो बड़े बड़े स्कूल, जो बड़े बड़े नेता, जो लोगों की बड़ी बड़ी सफलताएं, जो बड़े बड़े ख्वाब, वो किसके बल पर पूरे होते हैं? धोखे के बल पर होते हैं। धोखे के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। और तुम अगर दयानतदारी की बात कर रहे हो ना, तो दयानतदारी करने वाले लोग हमेशा पंक्ति के पिछले हिस्से में खड़े रहते हैं, वो हमेशा ही नीचे गिरे रहते हैं, उनको उठने का मौका नहीं मिलता। इस प्रकार से दोनों मित्रों के बीच में बात होती है, और बात आगे किस प्रकार से बढ़ती है, कैसे नया मोड़ लेती है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।